So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज क्लास को बिगिन करते हैं। आज का लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे? पहले एनसीईआरटी डिस्कशन होगी गैमेटोजेनेसिस टॉपिक की, यानी कि हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस जो टॉपिक पर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ उसकी डिस्कशन होगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी। क्लियर? तो हम लोग लाइक 20% फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की डिस्कशन भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक निकालनी है। वैसे भी बार बार क्लास के एंड में बोलती हूँ कि एनसीईआरटी आपको कई बार रीड करनी है। क्लियर? आज का बेसिक लेक्चर क्या है? एनसीईआरटी डिस्कशन, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी की डिस्कशन नहीं होगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 31 का गैमेटोजेनेसिस टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लाइन है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स। कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? स्पर्म मतलब टेस्टिस जहां स्पर्म स्टोर होता है एंड ओवरी। क्लियर? इन फीमेल स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होना। जहां कहीं भी जेनेसिस वर्ड है यानी कि मतलब है फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? चलिए इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल germ cells spermatogonia produce sperm by spermatogenesis। तो सेकेंड लाइन में क्या दिया है कि जब भी मेल germ cell जो होता है जिसको इमेच्योर सेल भी बोलते हैं क्योंकि अभी वो मैच्योर हुआ ही नहीं। क्लियर? स्पर्म में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। तो मेल germ cell को क्या नाम दिया है एनसीईआरटी ने? मेल germ cell that is spermatogonia। spermatogonia। क्लियर? तो मेल germ cell that is spermatogonia जो भी immature है वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म को by the process of spermatogenesis, जो कि पूरा लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर इसी चीज में। क्लियर? then the spermatogonia singular spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase its number। मैंने आपको बोला है seminiferous tubule के ल्यूमेन वाले पोर्शन में क्या होता है? They have the spermatogonia मेल germ cell जिसको बोलते हो। बाद में वही मैच्योर होके क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं by the process called spermatogenesis। वहाँ पे mitotic division होते जाता है and then it leads to formation of sperm। क्लियर? अभी मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जो एनसीईआरटी में सीधा बता रही हूँ क्योंकि डिटेल लेक्चर ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट। क्लियर? नाउ ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया कि जब भी सेल होगा यानी कि स्पर्मेटोगोनियम अभी बोल रहे हैं तो वो कितने सेल का होगा? मीन्स क्रोमोसोम नंबर 46 क्रोमोसोम से मिलकर बना होगा, दैट इज 23 पेयर। इतनी चीजें क्लियर हो रही है? अब पहली बारी जो स्पर्मेटोगोनिया है, some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergo meiosis। अब प्राइमरी स्पर्म यहाँ पे एनसीईआरटी आपको डायरेक्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के लिए आती, बट मैंने आपको बताया है कि पहले स्पर्मेटोगोनिया था वो माइटोटिक डिवीजन किया, उसके बाद बना अगेन वो उस टाइम भी स्पर्मेटोगोनिया था, फिर वो साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया, देन इट फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हुआ? चलिए आपको मेरी नोट्स को देखते चलना है। क्लियर? उसी में से मैं सारा बता रही हूँ। A primary spermatocyte complete the first meiotic division, reductional division leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes। This line is also clear? Clear? चलिए which have only 23 chromosome। अब मान लो reductional division हो रहा है तो 46 से कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 23। क्लियर? चलिए The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid। अब मैंने आपको बोला है meiosis second, यहाँ पे बात की गई है the secondary spermatocyte undergo second meiotic division, मतलब दूसरी बारी meiotic division होता है तो 4 equal cells बनते हैं, that we call spermatid। अभी तक sperm बना नहीं है, अभी तक कहाँ पहुँचे? spermatid। अब स्पर्मेटिड का बाहर निकलना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर? जो बच्चे लेक्चर लगा रहे होंगे उनको बहुत इजी हो रहा होगा। क्लियर? चलिए व्हाट
spermatid. The spermatids are transformed into spermatogonias formed by the process called spermiogenesis. यहाँ पे मैंने आपको 3 प्रोसेस बताए थे, spermatocytogenesis, spermiogenesis and spermiation. That 3 process to collectively are the spermatogenesis topic. Clear? ये तीनों प्रोसेस spermatogenesis का पार्ट है. चलिए, उसके बाद दिया गया है आफ्टर spermiogenesis sperm had become embedded in Sertoli cells and are finally released from seminiferous tubule by the process called spermiation. तो बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन स्पर्मिएशन, व्हाट इज स्पर्मिएशन. तो आपको लिखना पड़ेगा कि अगर स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म का जो हेड है वो क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में इस तरीके से होता है. तो वो जो पोर्शन है जब वो निकलता है बाहर, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन. क्लियर? तो आपको ये पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है गैमेटोजेनेसिस टॉपिक का, वो क्लियर होना चाहिए. 2 बार आपको खुद से रीड करनी है. चलो, अब इसके बाद मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. क्लियर? तो वो सेकंड पैराग्राफ सेम उसी के बारे में, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. आपको नोट्स भी रीड करना है साथ में लेक्चर भी लगाना है. चलिए, spermatogenesis start at the age of puberty due to the significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone. देखो, मैंने आपको बताया स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होती है ना. oogenesis जो टॉपिक है वो मदर के फीटल, मतलब हम लोग जब मदर के वोम में रहते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है. बट ऐसा नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस में. स्पर्मेटोजेनेसिस इट बिगिंस एट प्यूबर्टी. क्लियर? और ये क्यों होता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन GnRH, gonadotropin रिलीज इन हार्मोन. क्लियर? चलिए, then if you recall, this is a hypothalamic hormone. क्लियर हो गया? The increased level of GnRH that act on anterior pituitary and stimulate secretion of 2-gonadotropin, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. तो आपको मैंने फ्लोचार्ट में बताया था कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये रिलीज करता है GnRH. इसके बाद ये 2 चीजों पे एक्ट करता है, LH एंड FSH. क्लियर हुआ? FSH किस पे एक्ट करेगा, LH किस पे एक्ट करेगा, आपको खुद से रिकॉल करके बताना है. मैंने आपको लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है. चलिए, LH एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल्स. क्लियर? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है तो कहाँ पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल्स पे. एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन. एंड्रोजन का मतलब क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, उसको रिलीज करने में मदद कराता है. नाउ एंड्रोजन इन रिटर्न stimulate the process of spermatogenesis. अब टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैरी आउट करेगी. सिंपल सा. FSH जो है ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स टू रिलीज द हार्मोन एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ फैक्टर्स. मतलब आपने पढ़ा था सर्टोली सेल्स का फंक्शन, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर. इट रिलीजेस स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर. वो क्या करता है, FSH रिलीज करता है, सर्टोली एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे. सर्टोली सेल्स अपना प्रोसेस चलाता है. क्लियर? चलिए, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. अब हमारा हार्मोन वाला भी चैप्टर, वो जो पोर्शन था मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में, वो भी पोर्शन एनसीईआरटी की कंप्लीट होती. अब हम लोग आते हैं लास्ट वन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. आपको क्या करना है, बिना देखे पहले खुद से एक बार स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करना है, फिर मेरे साथ एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना है. क्लियर हुआ? चलिए, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में क्या है, आपको एनसीईआरटी से क्लियर विजिबल हो रहा होगा. इट हैव अ टेल फॉर मूवमेंट, क्योंकि इसको मूवमेंट करके जाना होता है इसलिए इसके पास टेल होता है. इसके पास एक नेक है, मिडिल पीस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊपर वाले जो हेड पोर्शन में एक्रोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एंड न्यूक्लियस होता है. तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म अच्छे से आना चाहिए. इसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को एग्जामिन किया गया तो इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड मिडिल पीस टेल. क्लियर? ये 4 पोर्शन आपको याद रखना है कि एक अगर स्पर्म का डायग्राम अगर दिमाग में होना चाहिए तो वहां पे आपको याद आना चाहिए कि एक क्या होगा, हेड होगा, एक क्या होगा, नेक होगा, फिर मिडिल पीस होगा और टेल होगा. क्लियर हो गया? आपको याद भी होगा मैंने उस टाइम पे आपको गलती से क्या बोला था, बीच में मिडिल पीस डाल दिया था और लास्ट में नेक डाला था. याद आ रहा है?
जिसने लेक्चर लगाया होगा उसको पता होगा। चलिए, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। अब जानते हो स्पर्म है तो उसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जनरल थिंग है, हर सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? चलिए, the sperm head contain an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. देखो क्या दिया गया है कि स्पर्म का हेड है, उसके पास एक न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है, और उसके पास क्या है, एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जिसका नाम है एनसीईआरटी में एक्रोसोम। क्लियर? चलिए, the acrosome is filled with enzymes that help in fertilization of ovum. देखो ये जो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैम एक्रोसोम में एंजाइम्स क्यों होते हैं और ये क्या करता है फर्टिलाइजेशन में ओवम की। तो देखो ऐसा नहीं है कि सारे स्पर्म जाके ही फर्टिलाइज कर देते ओवम को। क्लियर? हर के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्लियर? तो स्पर्म अगर एकदम फर्टाइल वाला होगा तो उसके पास क्या होगा, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होगा, और जब ये एंजाइम पहुंचेगा ओवम में तो ओवम का बाहर वाला लेयर जो होगा वो अपने आप हट जाएगा और ये स्पर्म उसके अंदर जाने में इजीली होगा। तो इसीलिए इसके पास क्या होता है, एंजाइम होता है। हर चीज के पीछे रीजन होता है, ऐसे बिना मतलब कोई भी चीज नहीं दिया है ना। चलिए, the middle piece possesses numerous mitochondria which produces energy for a movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. अब मिडिल पीस के पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल होता है तो ये क्या करेगा, इसको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि भैया तुमको बहुत दूर तक रेस लगाना है। क्लियर? तो एनर्जी चाहिए तो ये कांस्टेंट एनर्जी क्या प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस में, है ना। चलो, देन the human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during coitus, of which for normal fertility at least 60% sperm should have normal shape and size and at least 40% have vigorous motility. अब ये जो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, ना जाने इस पे कितने क्वेश्चन बने होंगे, ये बोर्ड्स ले लो या नीट ले लो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक बार इजैकुलेशन होता है यानी कि एक बार इंटरकोर्स होता है तो एक क्वाइटस में क्या होता है, 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। क्लियर? कितना होता है, यू हैव टू लर्न द नंबर 200 to 300 मिलियंस। क्लियर? एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। इनमें से 60% के पास ऐसा होना चाहिए कि एकदम नॉर्मल शेप एंड साइज हो। क्लियर? उससे अगर कम होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन में बहुत दिक्कत आएगी। और इस 60% में से 40% ऐसे होने चाहिए जिनके पास एकदम विगरस मोटिलिटी हो, दौड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो। क्लियर? तब जाके कोई एक स्पर्म जीत पाता है और ओवम से फर्टिलाइज करता है। तो देखो नेचर ने कितना ब्यूटीफुली सब प्रोसेस को डिजाइन किया है। हर पैराग्राफ ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक, sperm released from seminiferous tubule are transported by accessory duct। मैंने हमेशा बोला है accessory duct हो गया, ये सब किसमें आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना। क्लियर? secretion of epididymis, vas deferens, semivesicle and plasma along with sperm constitute the semen। सेमाइनल प्लाज्मा और सारे एसेसरी डक्ट का सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्लियर? द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। अब जितना भी फंक्शन है पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जैसे कि एपिडिडाइमिस क्या फंक्शन कर रहा है, मेल एसेसरी डक्ट्स क्या फंक्शन कर रहा है, ग्लैंड्स क्या फंक्शन कर रहा है, ये सब कौन रेगुलेट करता है, तो ये सब रेगुलेट करता है एंड्रोजन, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आपको हेडिंग लगाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? फीमेल, आज मैं बस इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, बेसिक लेक्चर कल से स्टार्ट होगा। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पहला क्या आएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं ओवरी। दूसरा क्या आएगा,
तीसरा आएगा एक्सेसरी ग्लैंड्स और चौथा आएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो जितना पोर्शन आप मेल में पढ़े हो सेम उसी सीक्वेंस पे पढ़ना है फीमेल को। क्लियर? तो फर्स्ट लेता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको बोलेंगे हम लोग ओवरी। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्यों रखते हैं? सेकेंडरी में भी तो रख सकते हैं, but why we keep in the primary sex organ? You have to answer this question by yourself. Clear? क्योंकि बोर्ड्स में क्या होगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? दूसरा आएगा एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स ये तो आपको थ्रू आउट द चैप्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगी। क्लियर? उसके बाद आता है एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में आप ले लो फैलोपियन ट्यूब ले लो, यूट्रस ले लो, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। क्लियर? यूट्रस ले लो, सर्विक्स ले लो, वजाइना ले लो, दे ऑल कंस्टिट्यूट एक्सेसरी डक्ट। फोर्थ आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि जो विजिबल पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अभी आपको कोई भी चीजों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ हेडिंग याद रखना है कि कौन कौन पार्ट से मिलकर बना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा आता है एक्सेसरी ड्रग्स, तीसरा आता है एक्सेसरी ग्लैंड्स और फोर्थ आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम लोग वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलेंगे। कल मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, उसमें बहुत कुछ चीजें वहीं पे बता देंगे आपको लेवल करके, और छोटी छोटी पॉइंट्स में लिखवा देंगे। क्लियर? नोट्स काफी कंसाइज होना चाहिए, बट पूरे इंफॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। मेरा ये चीज है। क्लियर? तो आपको क्या कराएंगे कल के लेक्चर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 50% कंप्लीट कर देंगे, एंड along with मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस जो कि बोर्ड और नीट में पूछे जा चुके हैं उसको भी कराएंगे। तब तक आपको क्या करना है, पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मैटोजेनेसिस टॉपिक पूरा याद होना चाहिए, तभी जाके आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर को देखना है। क्लियर?